इनमें विशेषण है, इनमें कौन सा शब्द विशेषण है? तो बच्चों कौन सा शब्द विशेषण है? देखिए आप देख सकते हैं आप, मोटा, जो शब्द किसी की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, किसी की मतलब संज्ञा की या सर्वनाम की जो विशेषता बता दे उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ये मोटा शब्द ही राइट आंसर है, मोटा शब्द ही यहाँ राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। कैसे? क्योंकि बेटा मोहन तो नाम है, किसी का नाम है, भारत तो नाम है, और बच्चों जो नाम होते हैं ना वो संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक। कोई भी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, कोई भी नाम किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। और ये कमाई ये भी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। तो राइट आंसर मोटा, पतला, लंबा, छोटा, ये सारे शब्द विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इसको विशेषण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, घर का बहुवचन रूप बताइए। घर शब्द का बहुवचन रूप सोचिए, बताइए बच्चों। ओके, राइट आंसर घर। कैसे? आप कहोगे घर तो इसमें लिखा हुआ है, यस, घर शब्द एक वचन में भी इस्तेमाल होता है और बहुवचन में भी। आप कहोगे ये क्या बात हुई? तो बच्चों सुनो, आपने छोटी क्लासेज में भी वचन पढ़े होंगे, पुस्तक पुस्तकें, पंखा पंखे, लड़का लड़के, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका वचन बहुवचन वही रहेगा। फूल है, फल है, तो इसका यही रहेगा। घर है तो इसका सेम रहेगा। आप में से कुछ बच्चे ये कहेंगे सर ये राइट आंसर क्यों नहीं है घर का घरों, क्योंकि घर तो एक है, घरों ज़्यादा है, पर ये गलत है। आइए इसको हम सीखते हैं। फूल का बहुवचन फूल, फूल का बहुवचन फूलों, ओके। इसका फल इसी तरह से फलों, ये दोनों भी बहुवचन है। फूल का बहुवचन फूल भी है, फूल खिले हैं बहुवचन है, फूल खिला है एक वचन है। फल, मैंने फल खाया, मैंने फल खाए, तो फल बहुवचन भी है और एक वचन भी। तो ये क्या है? ये बहुवचन है और इसको तिर्यक बहुवचन बोलते हैं। एक शब्द होता है बच्चों तिर्यक, ये तिर्यक बहुवचन है। तिर्यक बहुवचन कहाँ पर होता है? जहाँ कारक चिन्ह के साथ प्रयोग होगा। तिर्यक बहुवचन वो बहुवचन होता है जो कारक चिन्हों के साथ ही इस्तेमाल होता है। जैसे फूलों को मत छुओ, फूलों को साथ में आ गया तो ये कारक चिन्ह है। तो ये वाले जो तिर्यक बहुवचन है ये हमेशा कारक चिन्ह के साथ आएंगे। ये कारक चिन्ह के साथ भी आ सकते हैं और बिना कारक चिन्ह के भी। ये सामान्य बहुवचन है, सामान्य सामान्य बहुवचन। जब तक आपसे कहा ना जाए कि तिर्यक बहुवचन बताइए, आप सामान्य बहुवचन बताएंगे। घर घर, पूछा जाए घर का तिर्यक बहुवचन बताओ तो राइट आंसर क्या होता? ये होता राइट आंसर फिर। पर अब ये गलत है, राइट आंसर ये है। समझ गए होंगे मुझे लगता है। कुछ शब्द ये एक वचन, ये बहुवचन, ये भी बहुवचन, पर ये तिर्यक बहुवचन लिखा हुआ है। तिर्यक बहुवचन ये तब कहा जाता है, इनका प्रयोग तब किया जाता है जब इनके साथ में कारक चिन्हों का प्रयोग करना हो। बिना कारक चिन्हों के इनको प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सही संधि विच्छेद। इसमें बच्चों मैं आपको बताऊं कि संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है व्याकरण का। दो शब्दों को मिलाया जाएगा और मिलकर जो नया शब्द बनेगा वो संधि करना कहलाता है, और उस शब्द को वापस संधि होने से पहले की स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद। तो बच्चों यहाँ पर पूछा है सही संधि विच्छेद किसका? रामावतार।
रामावतार का सही संधि विच्छेद। तो बच्चों देखें, रामा संधि में बच्चों एक बात का और ध्यान रखें, संधि में मेल होता है दो ध्वनियों का। और ध्वनि कौन सी? ध्वनि कौन सी? पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, दूसरे शब्द की पहली ध्वनि। परंतु ये शब्द गलत है। ये शब्द ठीक है, रमा मीनिंगफुल है, लेकिन वर्ड तो राम है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। राम प्लस अवतार, राइट आंसर, राइट आंसर, राम प्लस अवतार। अब देखो बेटा संधि कैसे होती है। इस राम में जो आपको अंतिम ध्वनि दिखती है वो मैं दिखती है, पर मैं अंतिम ध्वनि नहीं है, अंतिम ध्वनि है अ, वो दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि ए की मात्रा नहीं होती। तो ए और ये ए मिलकर आ बनेगा। ये जो आ बना है, ये आ बना है, ये इसी से बना है। तो आखिरी साउंड है, पहली साउंड है, दोनों तरफ समान स्वर मिल रहे हैं, आ, तो आ ही बनेगा। ई मिलता तो ई बनता, ऊ मिलता तो ऊ बनता। तो ये दोनों तरफ, यदि क्वेश्चन होता है कौन सी संधि है, दोनों तरफ ये स्वर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बोथ साइड्स पार्टिसिपेटिंग साउंड्स आर स्वर, दोनों तरफ स्वरों का मेल है, तो ये स्वर संधि होगी। और राइट आंसर है राम प्लस अवतार। इसका ये संधि विच्छेद है। संधि करना आता है इन दोनों का, तो ये बनता। संधि विच्छेद होता है संधि हुए शब्द को वापस संधि होने से पूर्व की स्थिति में ले आना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। महान शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। महान शब्द की, महान बच्चों एडजेक्टिव है। महान क्या है? एडजेक्टिव। और इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। मैं बता चुका हूं, बहुत ही सिंपल है ग्रामर। जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो महान शब्द विशेषता बता रहा है कि कोई महान है, कोई महान है, कोई शूद्र है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, मोटा है, लंबा है, वो सभी विशेषण कहलाते हैं। और क्वेश्चन क्या है, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, नोट कर लेना इसको। आ प्रत्यय लगाकर, ई लगा, आई लगाकर आई, तव लगाकर, पन लगाकर, पन प्रत्यय लगाकर, आवट, आहट, आइश, ये प्रत्यय जोड़कर बच्चों भाववाचक संज्ञा बनती है। ये प्रत्यय जोड़कर आप देख सकते हो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, इनमें से ये जुड़ा है ता। राइट आंसर महानता। जैसे पढ़ना, पढ़ाई, ये वर्ब में जोड़ दिया। पशु, पशुत्व, पहले मैं बोल रहा हूं संज्ञा या विशेषण, उसके बाद वो बन रहा है भाववाचक संज्ञा। बच्चा नाउन है, पन जोड़ो, बचपन। आवट, सजाना, सजावट। घबराना, घबराहट। आजमाइश, फरमाइश। पैदाइश, पैदा से बन गया पैदाइश, तो पैदाइश क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा होती है। तो इन प्रत्ययों को आप नोट कर लेना। ये प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द भाववाचक संज्ञा बनते हैं। क्या बोला? भाववाचक संज्ञा बनते हैं। तो नोट कर लेना, आपके काम आएंगे ये ट्रिक है। राइट आंसर महानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकलमंद का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द, विलोम शब्द को विपरीत भी बोलते हैं, विलोम शब्द को विपरीत शब्द भी बोलते हैं, विलोम शब्द को विरुद्धात्मक भी बोलते हैं। एक बार DSSB में ये पूछ लिया था कि शब्द का विरुद्धात्मक शब्द बताइए, तो विरुद्धात्मक बच्चे समझ नहीं पाए। तो बेटा विलोम कहो, विपरीत कहो, विरुद्धात्मक कहो, एंटोनिम कहो, एंटोनिम कहो, अपोजिट कहो, अपोजिट एक ही बात है। अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं सारे? ये क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। तो इसका विलोम शब्द बताना है। कायदा तो यह कहता है बच्चों, नियम तो यह कहता है कि जिस भाषा का शब्द होगा अपोजिट उसी भाषा का देना चाहिए। मतलब भाषा, मैं कहना चाहता हूँ यदि शब्द तत्सम है यानी संस्कृत है तो अपोजिट भी संस्कृत से देना चाहिए। यदि उर्दू शब्द है तो अपोजिट भी उर्दू से।
यदि तद्भव यानी हिंदी है तो अपोजिट हिंदी से दीजिए। कैसे? जैसे अक्लमंद, अक्लमंद शब्द है उर्दू का, ये होना चाहिए अक्लमंद, तो अक्लमंद का होना चाहिए बेअक्ल, बेअक्ल, पर वो ऑप्शन में नहीं है तो राइट आंसर होगा मूर्ख। यदि हिंदी में दिया रहता विद्वान, विद्वान, तो इसका क्या बनता? मूर्ख बनता। विद्वान और मूर्ख एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि ये भी तत्सम शब्द है और ये भी, तो विद्वान का अपोजिट मूर्ख, मूर्ख का अपोजिट विद्वान। या फिर कह सकते थे ज्ञानी, या फिर कह सकते थे पंडित। पंडित का मतलब होता है विद्वान, पंडित एक जाति भी होती है और पंडित का अर्थ विद्वान भी होता है। तो बच्चों सही तो इसका ये था, इसका होना चाहिए था बेअक्ल, पर ऑप्शन में नहीं है तो यही ठीक करना पड़ेगा, यही ठीक करना पड़ेगा। ओके, ठीक है ना, जो शब्द दिया हुआ ना उसके अकॉर्डिंग। जैसे ताकतवर कमजोर, लेकिन बलवान इसका नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलंकार आ गया बच्चों, अलंकार। अलंकार, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? ये अलंकार क्या होते हैं बच्चों? अरे हम भी अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए कुछ ना कुछ पहनते हैं, ओढ़ते हैं, ऐसे ही कवि भी अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स, कुछ खास शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे उसकी कविता की सुंदरता में निखार आ जाता है। और उन निखार लाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार। तो यहाँ पर आप देखोगे, कविता को पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा। तो आनंद कब आता है? जब उसमें अलंकार होंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे पहनने वाले आभूषण होते हैं, आभूषण का पर्यायवाची शब्द है अलंकार। अलंकार का मतलब गहना, आभूषण, जेवर, जिन्हें हम अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए पहनते हैं। तो कभी भी जेवर यानी आभूषण का प्रयोग करते हैं अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए। जैसे आभूषण भी कई प्रकार के होते हैं ना, कई प्रकार के, हाथ पैरों के आभूषण, गले का आभूषण। ऐसे ही अलंकार यानी कविता के अलंकार भी कई तरह के होते हैं, हर भाषा में होते हैं। हर भाषा में कवि अलंकारों का प्रयोग करता है। इंग्लिश में भी होता है, इन्हें फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ओके, चलो यहाँ पर आप देखोगे, काली घटा का घमंड घटा, एक शब्द को कवि 2 बार बोल रहा है, दोनों बार उसका मीनिंग अलग अलग है। कमाल की बात है, शब्द बोलेगा 2 बार, सेम वर्ड रिपीट्स विद डिफरेंट मीनिंग। When same word repeats with different meaning, then there will be यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। राइट आंसर यमक अलंकार। घटा का मतलब बादल, घटा का अर्थ है बादल। घटा का मतलब कम होना, कम होना। तो बच्चों आप देख सकते हो, तो यहाँ पर एक शब्द 2 बार आया है, दोनों बार उसका अर्थ भिन्न है। ये कोई मैटर नहीं करता, इट डजेंट मैटर कि दोनों साथ साथ आए हैं या गैप देकर आए हैं। यहाँ पर गैप देकर आए हैं, इकट्ठे भी आ सकते हैं। कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाय, तो इसमें भी यमक अलंकार है। ठीक है, तो राइट आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा समास अव्ययी भाव का उदाहरण नहीं है? ये बच्चों ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार गलती होती है, हो सकती है। देखो, जैसे आप देखोगे अव्ययी भाव समास, तो आप इसको टिक करोगे, ये ठीक है। गलत है ये आंसर, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव का उदाहरण है। क्वेश्चन इज नहीं है, तो इसका मतलब 2 या 3, 4 ध्यान से देखिए। प्रतिदिन, अब ये समास क्या होते हैं भाई? समास, संधि, ये काफी महत्वपूर्ण विषय होते हैं। हर एक परीक्षा में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा इन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। समास कई शब्दों के मेल से एक जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, और जिस तरीके से बनता है वो तरीका, वो विधि, वो प्रक्रिया समास कहलाती है, समास कहलाती है। तो इसलिए बच्चों आप याद रखिएगा, समास जो कई शब्द हैं पर उनका आपस में संबंध होना जरूरी है। आपस में संबंध रखने वाले कई शब्द मिलकर जो नया शब्द बनाते हैं उसे समस्त पद, और जिस तरीके से बनाते हैं वो तरीका समास कहलाता है। तो देखिए एक बार, समास के 6 भेद होते हैं। समास के
6 भेद होते हैं, उसमें से एक भेद अव्ययी भाव है, उनमें से एक भेद अव्ययी भाव समास है। और इसकी पहचान होती है, नोट कर सकते हो आप भी, यदि समस्त पद जो होता है, समस्त पद मतलब कई शब्दों के मेल से बना हुआ एक कंप्लीट, एक मुकम्मल पद क्या कहलाता है? समस्त पद। समस्त का मतलब सारा। जैसे आजीवन, आजीवन, तो हर एक समस्त पद में यानी समास में 2 पदों का होना जरूरी है। तो देख सकते हो आप, एक पद, ये दूसरा पद। तो मैं आपको इसकी पहचान बता रहा हूं, अव्ययी भाव समास की पहचान है। आंसर आप खुद देंगे देखने के बाद। यदि स्टार्टिंग में पहला पद, ये पहला पद है, पहला पद यदि आ है या बा है या ब है या बे है, नी है, निर है, यथा है, प्रति है, हर है, यावत है, यावत, हर है, है, तो बस इनको देखिए आप, बा, ब, बे, नी, निर, यथा, प्रति, भर, यावत, हर और स। बस इन अव्ययों को याद कर लें। जिस समास में पहला पद अव्यय है, अव्ययी भाव समास, बस पहला पद अव्यय, इनमें से कोई भी पद पहले पोजीशन पर होगा समस्त पद में, तो समझ लेना समास अव्ययी भाव होगा। एक तो ये बात। दूसरी बात, कोई वर्ड रिपीट होता है, कोई शब्द रिपीट होता है, सेम वर्ड एंड सेम वर्ड रिपीट्स, इट विल बी अव्ययी भाव समास। रातों रात, रात ही रात में, तो ये समास अव्ययी भाव होगा। एक तो ये है पहचान, तो एक ये बातों बात, लातों लात, कानों कान, लाइक दिस, तो ये समास पहचान सकते हो आप, अव्ययी भाव होगा। और यदि इसका विग्रह करेंगे हम, विग्रह तो तोड़ेंगे। विग्रह का मतलब जैसे संधि में संधि विच्छेद बताया, ऐसे ही समासिक पदों का विग्रह होता है, उनको समास बनने से पूर्व की स्थिति में लाना होता है, तो उसको विग्रह कहते हैं। इनका विग्रह करने के लिए हम क्या करते हैं, ये भी एक खास बात है कि स्टार्टिंग विद सेकंड वन, इससे स्टार्ट करेंगे। इसका विग्रह होगा, जीवन पहले आएगा। समस्त पद में क्या लिखा हुआ, जीवन बाद में है ना, लेकिन विग्रह करते समय क्या होगा, स्टार्टिंग में जीवन आएगा, जीवन भर। बाकायदा, बाकायदा मान लो शब्द होता, समस्त पद होता, तो बनता कायदे के अनुसार, यानी सेकंड वन विल कम फर्स्ट प्लेस विग्रह करते समय। अब आप बताइए, आपके सामने सारा ट्रिक है। पहला पद क्या है, प्रति, ये रहा प्रति। ये क्या है, आ, ये रहा आ। ये क्या है, भर, ये रहा भर। तो मुझे नहीं समझ में आता कि आपको अब कुछ कमी रह गई होगी। क्या बचा, सेनापति, ये राइट आंसर सेनापति। ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, ये तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। कौन से समास का, तत्पुरुष का, क्योंकि इसका विग्रह बन रहा है, इसका समास होने से पहले की स्थिति बन रही है सेना का पति। पति का मतलब स्वामी, सेना का पति। तो बीच में क्या आ गया, कारक चिन्ह। वही कारक चिन्ह जो आपने याद किए होंगे कभी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर। तो का, के, की, में, पर, को, के लिए, ये यदि मध्य में आ जाए ना विग्रह करते समय, तो समझ लेना तत्पुरुष समास है। चलिए अगले प्रश्न पर। यस, जो सब कुछ जानता है, ये एक वाक्यांश है, ये एक वाक्यांश है। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, ये एक वाक्यांश है। और इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। इन इंग्लिश हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हिंदी में कहलाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इन सभी शब्दों के लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हो, जो सब कुछ जानता हो। जो जानता है ना बच्चों, जो जानता है उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो जानता है उसके लिए हम ज्ञ का प्रयोग करते हैं। ये शब्द आपने सुना होगा, वर्ण ज्ञ से ज्ञानी। जो जानता है उसके लिए हम ज्ञ का प्रयोग करते हैं। यदि इसके साथ हमने अ लगा दिया, क्या लगा दिया, अ, तो ये बन गया अज्ञ। क्या बन गया, अज्ञ।
क्या बन गया ये? अज्ञ। यदि लगा दिया मैंने अज्ञ का मतलब अज्ञानी, जो विज्ञ यानी विज्ञानी, सर्व यानी सब कुछ, ज्ञ का मतलब ज्ञानी, जो सब कुछ जानता है, अल्प थोड़ा, जो थोड़ा जानता है, बहु, बहु का मतलब ज्यादा, जो ज्यादा जानता है, क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। अभिज्ञ, अभी, और क्या जोड़ेंगे? ज्ञ जुड़ जाएगा, अभिज्ञ यानी जो जानकार है, जानकार। जैसे मैं इस बात से अभिज्ञ हूं, या मैं इस बात से अनभिज्ञ हूं। अनभिज्ञ का मतलब आई डोंट नो। तो बच्चों बताओ इसमें कौन सा ठीक बनेगा? क्या आंसर ठीक होगा इसमें? सर्वज्ञ। यदि ऑप्शन होता जो कम जानता है तो आंसर क्या हो जाता? दिस वन। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रिक है, इससे आप सीख सकते हो। अज्ञ, विज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अभिज्ञ और अनभिज्ञ, और विशेष जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? सही जवाब विशेषज्ञ। क्या बनेगा? विशेषज्ञ। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अब उपसर्ग का क्वेश्चन आएगा बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे। उपसर्ग, अति और आचार, ये दो शब्द थे, इनसे संधि होकर ये क्या बना? या बना। और ये चार तो बचा ही हुआ, ये तो यहाँ पर क्या बचा? ती तो बेटा संधि में भाग लेने चला गया, ती, ती और आ तो या बना ना, तो बीच में यहाँ पर क्या बचा? स्वर रहित है, स्वर रहित है, तो ये अत्याचार बना। तो अत्याचार में उपसर्ग क्या होगा? अति। देखने में लगता है कि ये होगा, ज्यादातर बच्चे इसको ठीक करेंगे कि साफ दिखाई दे रहा है अत। उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, उपसर्ग वे छोटे शब्द कह सकते हो, पर शब्दांश होते हैं, क्योंकि शब्द होते तो वो इंडिपेंडेंटली सेंटेंस में यूज ही हो जाते। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में आकर उसके अर्थ को, उसके आकार को प्रभावित करते हैं। इन हर एक भाषा में होते हैं। इन इंग्लिश दे आर नोन एज प्रीफिक्स। प्री का मतलब पहले, जो फिक्स होते हैं शब्द के पहले आकर। सेम हिंदी में भी उपसर्ग कहते हैं उन्हें। जैसे ये शब्द था आचार, आचार का मतलब नॉट पिक्कल, अचार जो आप सोच रहे हो वो अचार होता है, वो अचार होता है पिक्कल। ये है आचार। आचार का मतलब आचरण। तो अति का मतलब बुरा आचरण। तो अत्याचार हो जाएगा, ये संधि होने के नाते राइट आंसर अति। रॉन्ग आंसर है ये, राइट आंसर ये होगा। तो ये उपसर्ग भी होते हैं बेटा, संस्कृत का उपसर्ग है इसलिए इसमें संधि हो रही है। उपसर्ग शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। ये मूल शब्द आगे जुड़ा, नया शब्द बना, वो उपसर्ग कहलाएगा। किसी शब्द के पीछे कोई शब्दांश जुड़ता है और न्यू वर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो वो प्रत्यय कहलाता है। चलिए आगे। रसोई घर शब्द का समासिक विग्रह। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे चुका हूं, देख सकते हो आप इसमें। सेनापति क्या बताया था मैंने, बीच में क्या आ गया? विग्रह। देखते हैं इसको। यस, रसोई घर शब्द का समासिक विग्रह, मतलब रसोई घर तो समस्त पद है, समस्त पद। इसको विग्रह मतलब तोड़ के वापस उसी कंडीशन में ले जाना है जो समास बनने से पहले था, तो उसको विग्रह बोलते हैं। जैसे संधि में संधि विच्छेद बोलते हैं, तो समास में सामासिक विग्रह बोलते हैं। तो ये रसोई घर को हम कैसे बताएंगे? रसोई का घर नहीं, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। वैसे आमतौर पर हम बोल देते हैं घर में दिखाते समय, ये हमारी किचन है, हिंदी में बोल देते हैं ये हमारी रसोई है, ये हमारा स्नान घर है। गलत, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए ये हमारा रसोई घर है, क्योंकि रसोई तो वो होता है जो आप खाना बनाते हो, जो खाना बनाते हैं ना उसको बोलते हैं रसोई। जैसे बोलते हैं ना महिलाएं, मुझे घर जाकर रसोई भी बनानी है। रसोई बनानी मतलब जो आइटम बनाना है खाने का, उसको रसोई बोलते हैं। वो जिस जगह पे बनता है उस घर को बोलते हैं रसोई घर, यानी किचन। तो राइट आंसर रसोई के लिए घर, राइट आंसर। अब चलते हैं, अब भाववाच्य बताइए। भाववाच्य, ये वाच्य क्या होता है? वाच्य ये बेटा हर एक भाषा में होता है। इनको हम वॉइस कहते हैं इंग्लिश में,
और कहने के ढंग को वाच्य बोलते हैं। कहने के ढंग को वाच्य, कोई बात कैसे कही जाए, उसको सीधी कही जाए या दूसरे तरीके से कही जाए, उस कहने का ढंग ही वाच्य कहलाता है। बस ध्यान रखें, जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, जिसमें क्रिया के केंद्र में कर्ता होता है वो कर्तृवाच्य है, और जहाँ क्रिया के केंद्र में कर्म होता है यानी क्रिया कर्म को फॉलो करे तो कर्मवाच्य है, और यदि इन दोनों के अनुसार ना चले तो भाववाच्य होगा। क्या होगा? भाववाच्य। तो बच्चों इसमें इसका भाववाच्य पूछा है। अब चलते हैं, ये जो वाच्य दिया हुआ है ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। कौन सा वाच्य है ये? कर्तृवाच्य। ये जो वाक्य दिया हुआ है ना ये कर्तृवाच्य है। कैसा है ये? कर्तृवाच्य। क्वेश्चन क्या है? इसको बदलना है। बदल कैसे सकते हैं? कोई भी कर्तृवाच्य का वाक्य या तो कर्मवाच्य में बदला जाएगा या भाव में। इट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है। कैसे? यदि अकर्मक क्रिया हुई ना, ये क्रिया कर्मक हुई तो ये बदलेगा भाववाच्य में, और यदि क्रिया यहाँ पर सकर्मक होगी, ये वाली क्रिया सकर्मक होगी तो ये बदलेगा कर्मवाच्य में। इसमें बदलता फिर कर्मवाच्य में। बस इतनी सी बात याद रखें। कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार की क्रिया होती है, दोनों प्रकार की क्रिया वाले वाक्य होते हैं, सकर्मक क्रिया भी अकर्मक क्रिया भी। यदि सकर्मक क्रिया हुई तो कर्मवाच्य बनेगा, यदि अकर्मक क्रिया हुई तो भाववाच्य बनेगा। तो चलना क्या है? अब आपको हो गया ये क्रिया का कंसेप्ट कहाँ से आ गया? क्योंकि वाच्य जो है वो क्रिया पर आधारित होता है। वाच्य एक ऐसा फैक्टर है जो क्रिया पर डिपेंड करता है। तो बच्चों जो भी स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, स्वाभाविक क्रियाएं वो सारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे चलना, फिरना, उठना, बैठना, सोना, जागना, चमकना, बरसना, गरजना, दहाड़ना, ये ऊँघना, ये सारी क्रियाएं अकर्मक कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या बनेगा इसका। अब चलते हैं, अभी चलते हैं नहीं बेटा, राइट आंसर अब चला जाए। क्या बनेगा इसका? अब चला जाए। आप कहोगे कैसे? बेटा जब भी हम वाच्य बदलते हैं यानी कर्म वाच्य में और भाववाच्य में हमेशा एक जा क्रिया का प्रयोग होता है। इसका होता है जा क्रिया का प्रयोग। और आप देख सकते हो इसमें जा क्रिया का प्रयोग नहीं है, इसमें जा क्रिया का प्रयोग नहीं किया। चला जाए, चला जाया जाए, तो बेटा ये भी अभी इसमें भी सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था अब, तो अब तो इसमें आया ही नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो राइट आंसर ये है, क्योंकि इसमें जा क्रिया का भी प्रयोग हुआ है। तो जा क्रिया का प्रयोग दोनों में होता है, कर्मवाच्य में भी और भाववाच्य में भी। तो राइट आंसर इसका अब चला जाए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्कार शब्द का विलोम। यस, विलोम बात हो चुकी है। विलोम विपरीत, एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स। सत्कार जैसा शब्द वैसा अपोजिट, यानी तत्सम है तो तत्सम से अपोजिट देंगे। सत्कार, किसी को हम बहुत ज़्यादा सत्कार कर रहे हैं और किसी को बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो राइट आंसर तिरस्कार। किसी को हम इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करना, तिरस्कार करना, उपेक्षा कर देना, और ये क्या है? सत्कार करना, किसी का वेलकम करना, है ना। तो ये अपोजिट हो गया एक दूसरे का, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है। निंदा, निंदा का अपोजिट होता है स्तुति। स्तुति यानी या तो हम किसी की प्रशंसा करेंगे या हम उसकी चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, बुराई करेंगे। तो बुराई करना, प्रशंसा करना। उपेक्षा, उपेक्षा का अपोजिट होगा अपेक्षा। अपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा मतलब इग्नोर करना, अपेक्षा का मतलब किसी से अपेक्षा रखना, चाह रखना किसी से। चलो नेक्स्ट है, ऊंट के मुंह में जीरा। लोकोक्ति का अर्थ है, लोकोक्ति, लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति से बना है, यानी लोगों के जीवन के अनुभव पर आधारित ये उक्ति होती है। उक्ति का मतलब कथन, कथन, और लोक का मतलब संसार। जो संसार है उस वहाँ के लोगों का जो कथन होता है, स्टेटमेंट होती है, उसको हम लोकोक्ति बोलते हैं। तो बच्चों
ऊंट के मुंह में जीरा, ये लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं। ये लिटरल मीनिंग नहीं देते, ये लाक्षणिक अर्थ देते हैं। यानी ऊंट बड़ा और जीरा छोटी चीज, यानी किसी को बहुत कम मिलना। तो राइट आंसर बहुत थोड़ा। चलिए नेक्स्ट, रसास्वादन। अगेन संधि, संधि क्वेश्चन आ गया। संधि विच्छेद, यानी इस शब्द को तोड़कर लिखेंगे, इस शब्द को वापस संधि होने से पहले की स्थिति में लेकर आएंगे तो क्या बनेगा। तो राइट आंसर देखते हैं। रस, रसा तो वर्ड नहीं होता, रसा वर्ड नहीं होता। एक बात और ध्यान देने की है बच्चों, संधि विच्छेद करते समय तो देखेंगे बोथ साइड्स, दोनों तरफ, यानी इस जमा के चिन्ह, इस धन चिन्ह के पहले और बाद में दोनों तरफ शब्द सार्थक होने चाहिए, शब्द सार्थक होने चाहिए। ध्यान से सुन लो, ये दोनों वर्ड निरर्थक है तो बचा क्या, ये। ओके, तो ये यदि विसर्ग कर दूंगा इसके साथ तो ये ओ बनेगा, तो ये गलत हो गया। राइट आंसर है रस प्लस आस्वादन। ए वही ए और आ दोनों की शेयरिंग में आ बना है। क्या बना है, आ। तो रसास्वादन, रस का स्वाद लेना, आस्वादन मतलब स्वाद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। सकर्मक, अकर्मक। क्रिया, क्रिया मतलब काम। क्रिया बोले तो कोई काम होना, कोई भी काम जो आप करते हैं क्रिया कहलाती है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सोना भी एक क्रिया है, काम है। जो भी काम होगा उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया दो तरह की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। मैं बता चुका हूँ सारी स्वाभाविक क्रियाएं अकर्मक होती हैं, बस याद रखना। स्वाभाविक क्रियाएं अकर्मक होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम कर्ता क्रिया के बीच में क्या से प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आएगा वो कर्म होगा। समझ में आ गया। 1 मिनट में ही दोबारा सुन लो बच्चों, एक बार ध्यान से सुन लो। क्रिया कोई भी काम करना या होना क्रिया कहलाता है। खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, पढ़ना लिखना, सोचना, देखना। अब देखना भी तो क्रिया है ना। तो ये क्रिया सारी स्वाभाविक क्रियाएं, नेचुरल जो प्रोसेस होते हैं सारे, वो क्या होते हैं, अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल होते हैं सारे। और यदि सेंटेंस दिया होता है, सेंटेंस दिया होता है तो तब आप कर्ता बोलेंगे, बीच में क्या लगाएंगे और क्रिया बोलेंगे। यदि आंसर आया तो वो कर्म होगा, कर्म होगा तो क्रिया सकर्मक होगी। वाक्य में यदि ऐसे पूछ ले, गरजना, बरसना, उठना बैठना, सोना, नहाना, जागना, ये सारी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि दीज आर ऑल नेचुरल फिनोमेनन, नेचुरल प्रोसेस है ये। ठीक है, ये अकर्मक क्रिया कहलाएंगे। लेकिन वाक्य के बीच में पूछ ले तो क्या से प्रश्न करेंगे। आइए देखते हैं। राम लेटा है, लेटना नेचुरल प्रोसेस है, बैठना नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर क्या है, राम क्या पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है, पत्र। क्या से आंसर आ गया तो क्या हो गया, क्या से आंसर आ गया तो ये क्रिया सकर्मक है। तो राइट क्या पूछा था, सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल कौन सा होगा, ये पानी सब्जेक्ट है, करता है, गिरता है क्रिया है, तो ये भी अकर्मक है। जैसे गिरना, बैठना, उठना, चलना, फिरना, लुढ़कना, सब अकर्मक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि ये सारी नेचुरल फिनोमेनन होते हैं। चलो नेक्स्ट, अमृत का विलोम, नहीं पर्यायवाची पूछा है, पर्यायवाची। अमृत का पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समानार्थी। वे शब्द जो समान अर्थ दें उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। इन इंग्लिश सिनोनिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स बोलते हैं इंग्लिश में, सिनोनिम्स बोलते हैं, यानी वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं। जैसे आपने सुना होगा बचपन में, चांद, चंद्रमा, शशि, इंदु, राकेश, रजनीश, ये सभी क्या कहलाते हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो अमृत का पर्यायवाची पीयूष है, क्योंकि रसाल तो पर्यायवाची आम का है, मैंगो आम। सलिल, सलिल पानी का पर्यायवाची है, पानी।
कनक गोल्ड, सोना, गोल्ड, इनके इसका पर्यायवाची है। तो बच्चों राइट आंसर पीयूष हो गया। इसके अलावा इसका अमीय बनता है, सुधा बनता है, अमृत के पर्यायवाची, और आम का आम्र बनता है, रसाल बनता है। आम का पर्यायवाची देखिए ना एक बार, ये बन सकता है क्या? पिछले साल चंडीगढ़ जो टेस्ट हुआ था पीआरटी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हवा जो आग है उसके पर्यायवाची शब्द बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसे मीनिंग से आप समझ सकते हो। ये पिक, पिक का मतलब कोयल, कोयल कहाँ पर बैठती है? कोयल अधिकतर आम के पेड़ पर। बंधु का मतलब सखा, मित्र। तो आम, कोयल क्या कहलाती है? कोयल क्या करती है? वो किसका बंधु, किसके साथी है? आम की। तो आम के पर्यायवाची में पिक बंधु भी आता है। जैसे पिछले वर्ष चंडीगढ़ टेस्ट में पूछा था कि आग के पर्यायवाची, तो उसको बोलते हैं वायु सखा। सखा का मतलब मित्र, वायु का मतलब हवा। तो हवा की मित्र कौन है? आग। आग क्योंकि जो है आग लगी हो तो हवा उसको बढ़ा देती है, फैला देती है, और हवा नहीं चली हो तो आग कम रहती है। तो इसका मतलब ये खुद सोचने की बात थी। इसमें कहीं पर ये लिखा नहीं मिलेगा आपको बुक्स में। खुद वर्ड को तोड़िए, तोड़कर समझिए, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे पर्यायवाची तो ऐसे ही बना सकते हो आप, ऐसे ही। तो आम क्या होते हैं? वो कोयल के साथी होते हैं, इसलिए ये पर्यायवाची हो गए। चलो नेक्स्ट, पुरुषोत्तम, विग्रह बताना है। विग्रह, अब तक हम अव्ययभाव समास के बारे में हमने पढ़ा, और अव्ययभाव समास। दूसरा हमने तत्पुरुष के बारे में पढ़ा, तत्पुरुष। ओके, ये 1 बाय 1 सारे समास के बारे में हम पढ़ेंगे। 6 भेद होते हैं समास के। तत्पुरुष समास, बीच में क्या आएगा? कारक चिन्ह आएगा, कारक चिन्ह। वही कारक चिन्ह विग्रह करते समय कारक चिन्ह। जैसे अभी पीछे आया था रसोई घर, बीच में क्या आया था? रसोई के लिए घर। तो के लिए क्या है? के लिए क्या था? के लिए था कारक चिन्ह। चलो अब यहाँ पर क्या है? पुरुषोत्तम, पुरुष के लिए उत्तम नहीं बेटा, के लिए तो है यहाँ पर, लेकिन ये सेंसिबल नहीं है। पुरुषों में उत्तम, राइट आंसर। जितने भी पुरुष हैं, सभी पुरुषों में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम। पुरुष और उत्तम गलत हो गया बेटा, ये सेंस नहीं बनती। पुरुष का उत्तम ये भी, राइट आंसर यही है। तो ऐसे ही कारक चिन्ह तो 6 होते हैं ना, 8 होते हैं कारक चिन्ह, पर कर्ता कारक और संबोधन इसमें शामिल नहीं होता, बीच के 6 होते हैं। तो इसलिए को, के लिए, से, में, पर, का, के, की, इन सभी को देखेंगे किसके साथ सेंसिबल विग्रह बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाएगा। तो पुरुषों में उत्तम, राइट आंसर। राजनैतिक में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय की बात हम कर रहे थे, इंग्लिश में फिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे सलो वर्ड है, LY का कोई मीनिंग नहीं होता, LY का मीनिंग कुछ नहीं होता, लेकिन इसके साथ जुड़ने के बाद ये मीनिंगफुल बन जाता है, न्यू वर्ड फॉर्मेशन होता है। सेम हिंदी में उसी तरह से होता है। कुछ शब्द था राजनीति, और इसमें मैंने प्रत्यय जोड़ दिया इक, तो ये नया शब्द बना राजनैतिक। तो इस खाली इस शब्द प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता प्रत्ययों, लेकिन शब्द के साथ जुड़ने के बाद वो न्यू वर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। याद रखें ये शब्द है, यदि इसके कुछ आगे जुड़ता है यहाँ पर तो वो उपसर्ग होगा, उपसर्ग। पीछे जुड़ रहा है तो वो प्रत्यय होता है। तो राइट आंसर इक, राइट आंसर इक। वैसे एक बात बताऊं, बोल के आप देख सकते हो, यदि बोलते समय जो लास्ट साउंड होगी वही प्रत्यय होगा। राजनीतिक इक, बनावट आवट, घरेलू एलू, मशाल ची ची, जो आखिरी साउंड होगी, जो आखिरी सेलेबल होगा, सेलेबल मतलब अक्षर होगा, तो वो प्रत्यय होगा, सिंपल। चलो, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, तो व्यर्थ
धरऊ धनु बांस तुम्हारा, धनु बाण तुम्हारा। ओके बेटा, कोटि का मतलब, ये देखो कोटि का मतलब करोड़ होता है, करोड़। पुलिस का मतलब कठोर हथियार, कठोर हथियार। सम का मतलब समान, सम का मतलब समान। और वचन तो वचन होता है, वचन। हिंदी में वचन बोल देते हैं पर संस्कृत में वचन होता है। तो यहाँ पर ये पहचान है बच्चों, ये सा, सी, सम, सा, सी, सम, सरिस, सदृश। नोट करने के शब्द है बच्चों, इनको नोट कर लें। यदि ये शब्द होंगे ना जहाँ कहीं भी, तो वो अलंकार होगा उपमा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा। एक अलंकार हमने पढ़ा यमक, एक शब्द दो बार परंतु भिन्न अर्थ के साथ, यमक, यमक। और ये इंग्लिश में सिमिली बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिमिली, यानी जहाँ पर समानता हो। एज वाइट, एज मिल्क। तो वैसे ही हिंदी में जहाँ पर तुलना बताने वाले शब्द होंगे, उनमें से कोई एक शब्द होगा तो अलंकार होगा उपमा। तुलना बताने के लिए किसी प्रसिद्ध वस्तु से, व्यक्ति से किसी सामान्य की तुलना की जाती है। और तुलनावाची शब्द क्या होते हैं? ये सा, सी, सा, सी, सम, से, सरिस, सदृश, समान, ये रहेंगे। तो राइट आंसर उपमा। चलो आगे। वातावरण शब्द का संधि विच्छेद। वातावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ क्या होगा? बताओ बेटा। बीच में देखना है, संधि करते समय देखेंगे, संधि विच्छेद करते समय, संधि तोड़ते समय कि बीच में क्या लिखा हुआ है। बीच में है आ, तो ये आ है, तो जाहिर है ये आ ए प्लस ए से बना होगा, या आ प्लस आ से, या वाइस वर्सा, मतलब ए प्लस आ से बन सकता है, या आ प्लस ए से बन सकता है। तो चार सूरतों में से कोई भी होगा तो आ ही बनेगा। लेकिन मैंने बताया था दोनों तरफ शब्द सार्थक होने चाहिए। तो बच्चों देखो, वाता, वात, वात का मतलब वायु, ये गलत हो गया। ये दोनों शब्द तो ठीक हैं, लेकिन ये यहाँ पर ये वारण गलत है। वारण कोई शब्द नहीं होता। राइट आंसर वात प्लस आवरण, वात प्लस आवरण। वात का मतलब वायु, तो वायु का आवरण हमारे चारों ओर रहता है, उसी को वातावरण बोलते हैं। इन इंग्लिश एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो वात यानी वायु। कई बार बोलते नहीं वैद्याचार्य, वात, पित्त, कफ। तो वात का मतलब वायु, तो वायु का वात, वायु का आवरण, चारों ओर जो हमारे आवरण है, कवरिंग है वात की, उसको वातावरण बोलते हैं। राइट आंसर ये है। तो नेक्स्ट, तद्भव शब्द बताइए कौन सा है? तद्भव, ये भी टॉपिक बहुत पूछे जाते हैं, तत्सम तद्भव का, और इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप थोड़ा देख लें इसको। तद्भव का मतलब हिंदी, याद रखेंगे। तत्सम का मतलब संस्कृत, याद रखने की बात है, का मतलब संस्कृत। तो भाई देखो, हिंदी क्वेश्चन क्या है, हिंदी बताना कौन सा है? ताम्र। अब कैसे पता लगाओगे कि तत्सम है? तो थोड़ा ध्यान से सुनिए एक बार ट्रिक। यदि किसी शब्द में त्रय का प्रयोग है, त्रय का प्रयोग है, इनका प्रयोग है, देख लो ध्यान से एक बार, तो वो तत्सम शब्द होगा। इनका, यदि किसी शब्द में त्रय, अक्षय, ज्ञ, श्रय, शय, षटकोण वाला शय या री, इनमें से किसी एक भी वर्ण का प्रयोग किसी शब्द में है तो वो तत्सम होगा। ओके। दूसरा, यदि किसी में हलचिन है, हलचिन होता है, हलचिन पता है ना क्या होता है? हलचिन होगा तो क्या होगा? वो तत्सम होगा। या विसर्ग होगा तो तत्सम होगा। और इसके बाद संयुक्त अक्षर होगा, संयुक्त। संयुक्त का मतलब जैसे आधा और पूरा, एक आधा एक पूरा, या ऐसे हो क्रम, या ऐसे हो कर्म। दोनों सूरतों में क्या है? ये भी कै आधा रे पूरा है, ये रे अधूरा है, मैं पूरा है। तो संयुक्त अक्षर में भी क्या होते हैं? तत्सम। ये किसकी पहचान बता रहा हूं मैं आपको? तत्सम की पहचान बता रहा हूं। तत्सम की, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द तत्सम कहलाते हैं।
लेकिन वो पहचानोगे कैसे, हजारों शब्द हैं, तो ये उसकी पहचान है। और इसके बाद बच्चों, और इसके बाद 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के। कितने उपसर्ग होते हैं? 22। इन उपसर्गों से बनने वाले सारे शब्द भी तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं प्रीफिक्स 22, वो जहाँ जहाँ भी यूज होंगे वो सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। प्लस जितने भी संधि वाले शब्द होते हैं, जितने भी शब्द यहाँ पर आए हैं अब तक संधि के, चाहे वो स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो, विसर्ग हो, सारे शब्द तत्संधि के तत्सम कहलाते हैं, क्योंकि ये संधि संस्कृत की है, हिंदी की नहीं है। तो बच्चों बताओ, अग्नि क्या है? संयुक्त है, तत्सम। ओके। ताम्र सेम, देखो इसकी तरह से, तत्सम। वचन, यस, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ज्यादातर वर्ड इसमें कवर होते हैं। वचन तत्सम है, क्योंकि हिंदी में तो क्या होता है, हिंदी में देखो, ये देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ, वचन। मैंने लिखा था आपको, ये अभी तो नहीं लिखा, मैंने पहले का लिखा हुआ है, वचन हिंदी में और वचन संस्कृत में। तो ये संस्कृत वर्ड है, ये संस्कृत है। तो राइट आंसर हो गया हमारा मोर। राइट आंसर मोर। मोर है तद्भव। तद्भव का मतलब हिंदी, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? मयूर। संस्कृत में क्या बोलेंगे? मयूर। मयूर बोलेंगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिकूल, विलोम, कई बार राइमिंग भी काम करती है। राइमिंग जैसे उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्कृष्ट, निकृष्ट, परवर, परवर, अवर। तो ऐसे कई बार राइमिंग भी काम करती है। सेम यहां पर काम कर रहा है। प्रतिकूल, अनुकूल। राइट आंसर। अनुकूल होता है फेवरेबल और प्रतिकूल होगा अनफेवरेबल। राइट आंसर बेटा। आपको होगा ये क्या है? आसान ठीक नहीं है। आसान का तो मुश्किल बनेगा, सामान्य का विशेष बनेगा, विलोम शब्द बता रहा हूँ। कठिन का सरल बनेगा, आसान का मुश्किल बनेगा। ये आप कहोगे सर आसान और सरल तो एक ही बात है। नहीं बेटा, ये संस्कृत, ये भी संस्कृत, ये उर्दू, ये भी उर्दू। जैसा शब्द वैसा अपोजिट। लक्षित में प्रत्यय क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रिक बताई थी आपको, भूल तो नहीं गए? बोल के देखिए, आखिरी साउंड, लास्ट सेलेबल क्या है? लक्षित, लक्षित, इत, लक्षित, इत। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि मैंने इसमें से ये निकाल दिया तो ये तो कोई शब्द ही नहीं बचा। पर ये जो बचता है ना, मूल शब्द इसमें मीनिंगफुल होना चाहिए। प्रत्यय की कोई बात नहीं है, मूल शब्द मीनिंगफुल होना चाहिए। तो ये राइट आंसर ये बनेगा। यदि इसमें से तय निकाल दूंगा तो लक्ष्य बचा, लक्ष्य कोई शब्द ही नहीं होता, तो फिर गलत हो गया। और ये तो गलत है, ये ई की मात्रा छोटी है तो ये ठीक होगा। मात्रा ये छोटी है तो इसका ये वाला माना जाएगा। नेक्स्ट, बालक बोल बदो नहीं तो ही, बालक बोली बदो नहीं तो ही, कौन सा अलंकार है? तीसरा अलंकार हम सीखने जा रहे हैं। पहला सीखा हमने व्याकरण सिखाने की विधि। आपने जब सीटेट पास किया होगा तब सीखी होगी ना व्याकरण सीखने की विधि। व्याकरण सीखने की वो विधि जिसमें पहले उदाहरण और बाद में नियम बताए जाए, आगमन विधि कहलाती है। और यही विधि व्याकरण की सर्वोत्तम विधि भी कहलाती है। तो उसी विधि से आप सीख रहे हो, पहले एग्जाम्पल सीख रहे हो, उसके बाद उसके नियम। तो दो अलंकार हम सीख चुके हैं, उपमा, सा सी से सम वाला, और एक शब्द दो बार आए भिन्न अर्थ के साथ, यमक। तीसरा देखिए, तीसरा ये शब्द स्टार्ट हो रहा है बै से, ये भी बै से, ये भी बै से। तीन शब्द, तीनों शब्दों की शुरुआत बै से हो रही है। जहाँ पर सेम एक ही व्यंजन से रिपीट हो रहा हो, एक ही व्यंजन की पुनरावृत्ति हो, बट एक ही क्रम में, एक ही सीक्वेंस में, तो क्या होगा? वो अनुप्रास होगा। इन इंग्लिश एलिट्रेशन बोलते हैं। एलिट्रेशन। ब्यूटीफुल बेबी में क्या होगा? ब्यूटीफुल बेबी में क्या होगा बताओ? ब्यूटीफुल बेबी में क्या होगा? बी और बी दोनों बार देखो सेम आ रहा है। तो ये भी इंग्लिश में क्या होगा? फिगर ऑफ स्पीच। कौन सा? एलिट्रेशन। तो ये कंडीशन होती है 2 टाइम्स तो आना चाहिए एटलीस्ट, पर ये 3 टाइम्स है। 4, 5, 6, 7, 8 कितना भी हो सकता है, बट कंडीशन इज 2 टाइम्स एंड इन द सेम सीक्वेंस। मतलब
स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में आए सब में, एंड में है तो एंड में आए, जैसे ये एंड में आ गया कहत, नटत, रिझत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात, तो सभी में तय है लास्ट में, तो ये भी अनुप्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक प्लस मय का संधि रूप क्या होगा? संधि रूप बताना है, इसको दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? तो बच्चों एक ये व्यंजन संधि है, कैसे पता लगा व्यंजन संधि है? क्योंकि इसमें यहाँ पर व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है, इतना सिंपल है। व्यंजन अरे वही ए आ ई सारे स्वर होते हैं, औ तक और क ख ग से लेकर है हल तक सारे व्यंजन होते हैं। तो यदि दोनों तरफ स्वर हो, यानी जमा के निशान से पहले यहाँ पर स्वर हो, यहाँ पर भी स्वर हो कोई, तो स्वर संधि होती है। यहाँ व्यंजन, यहाँ व्यंजन, तो व्यंजन संधि। अब आपके मन में प्रश्न होगा, यदि एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन हो तो क्या होगा? फिर भी व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। तो ये एग्जाम्पल है व्यंजन संधि का। ये यदि हम बात करें तो क, ख, ग, घ, ङ, तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, तो इसका पांचवें में परिवर्तन होता है। तो क्या होगा? कौन सा ठीक होगा? वाङ्मय। वाङ्मय बोलते हैं लिटरेचर को, साहित्य को। तो बच्चों ये नियम होता है व्यंजन संधि का। क्या? यदि इस प्लेस पर पहला है, पहला तो है ही, और सामने मैं है, तो फर्स्ट विल टर्न टू फिफ्थ, तो वो पांचवें बदलेगा। एक एग्जांपल और देखिए, छठ और मास, सामने क्या है? मैं, पहले क्या है? ये देखो उसी वर्ग का, ट वर्ग का, ट, ठ, ड, ढ, न, तो पहले का क्या बनेगा? पांचवा। ट का क्या बनेगा? पांचवा, ये बनेगा, क्या बनेगा? रणमास। मीनिंग सेम रहेगा, मीनिंग चेंज होता है, संधि में मीनिंग सेम रहता है, केवल बनावट, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी दिखावट बदल जाती है। तो बच्चों ये इस तरह से कंप्लीट हुई हमारी हिंदी की आज की क्लास। और इस सीरीज में आपने आज दूसरी क्लास थी, इसमें आपने बहुत अधिक मिसलेनियस क्वेश्चंस, अलग अलग अध्यायों से आपने कई प्रश्न सुने। मैंने कोशिश की आपको ट्रिक सिखाने की। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको फर्दर वीडियो समय पर मिलती रहे, उनको नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।